जब उसने मुझे अपनी ब्लाउज की माप लेने को कहा तो मुझे लगा यह सिर्फ एक और काम है। लेकिन उस दिन मैंने जो देखा, उसके बाद मैं जान गई कि इस घर में आने वाली हर टेलर मास्टर अपनी जान जोखिम में डाल रही है, और अब मैं खुद उसी जाल में फंस चुकी हूं। अगर आपको ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस कहानी के असली अपराधी के बारे में आपको अंत तक शक हुआ या नहीं। बुलंदशहर के एक छोटे से मोहल्ले में मैं रहती थी। मेरा नाम कविता है। पिता बीमार रहने लगे तो घर चलाने के लिए मैंने सिलाई कढ़ाई सीखी। 20 साल की उम्र में मैं घर घर जाकर ब्लाउज और सलवार सिलने लगी। मेरी सुई कभी धोखा नहीं देती थी और धीरे धीरे मोहल्ले में मेरा नाम हो गया। लेकिन असली पहचान बनी सेक्टर 12 के उस बंगले से जहां रहती थी श्रीमती सिंघल। पूरे शहर में उनके नाम की इज्जत थी। पति दिल्ली में बड़े पद पर अफसर थे, बेटा विदेश में पढ़ रहा था। अकेले रहते हुए भी उनका घर हमेशा रौनक में रहता। मुझे बुलाया गया तो मैं समझ गई ये मेरे लिए बड़ा मौका है। श्रीमती सिंघल ने मुझे बैठाया, चाय पिलाई। उनकी आवाज में वो ठंडक थी जो अमीर घरों की महिलाओं में होती है, नरम लेकिन दूर से। बेटा, तुम मेरे कपड़े सिल दिया करो, पैसे अच्छे दूंगी। मैं राजी हो गई। हर हफ्ते 2-3 दिन मैं उनके घर जाने लगी। पहले महीने सब ठीक रहा। फिर एक दिन उन्होंने कहा, कविता, तुम मेरे ब्लाउज का माप ले लो। पर यहां अंदर आकर मैं उनके बेडरूम में गई। कमरे में अजीब सी खुशबू थी, पर्दे गिरे हुए थे। उन्होंने ब्लाउज खोला और माप लेने लगी। अचानक उनका हाथ मेरे कंधे पर आ गिरा। बेटा, तुम बहुत होशियार हो, पर तुम्हें पता है इस घर में हर कोई मेरा कहना मानता है। मैं चुप रही। ये सिर्फ बातें लगी। लेकिन उस दिन के बाद उन्होंने मुझे हर बार अंदर बुलाना शुरू कर दिया। माप लेते हुए उनकी बातें बदलने लगीं। वो मेरी गरीबी पूछती, मेरे पिता की बीमारी, मेरे भाई की नौकरी। मुझे लगा शायद वो सच में मदद करना चाहती हैं। एक दिन उन्होंने मुझे 10,000 रुपए दिए। बेटा, पिताजी का इलाज कराओ। मैंने हाथ जोड़ लिए। मुझे लगा भगवान ने भेजा है। लेकिन उसी शाम उन्होंने मुझे फोन किया, कविता, पैसे लिए हैं ना? तो अब सुन, तुम्हें हर रोज शाम आना होगा, और हां, किसी को कुछ मत बताना। मैं समझ गई ये पैसे लोन नहीं थे, ये जंजीर। अब मैं रोज शाम को उनके घर जाती। पहले सिलाई का बहाना था, फिर वो बहाना भी खत्म हो गया। वो मुझे बैठा लेती, अपने हाथों से खाना खिलाती, और फिर धीरे धीरे मुझसे ऐसी बातें करने लगीं जो मेरे बस की नहीं थीं। मुझे उनके लिए दुकान जाना पड़ता, उनके दोस्तों के यहां सामान पहुंचाना पड़ता। कभी देर रात तक मैं उनके घर फंसी रहती। मैंने एक दिन कहा, मैडम जी, मुझे घर भी जाना है, पिता अकेले हैं। तो वो मुस्कुराई, तुम्हारे पिता को मैं अस्पताल में भर्ती करवा सकती हूं, तुम्हारे भाई को नौकरी दिलवा सकती हूं, बस तुम मेरी बात मानो। मैं डर गई। ये डर उनकी ताकत का नहीं था, बल्कि उनकी चुप्पी का था। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बताता था कि अगर मैंने इनकार किया तो मेरी जिंदगी उजड़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, मुझे पता चला कि मुझसे पहले भी कई लड़कियां उनके घर आईं। कोई सिलाई सिखाने आई, कोई सफाई के लिए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटी। एक दिन मैंने मोहल्ले की एक बुढ़िया से पूछा, पिछले साल जो रेखा यहां काम करती थी वो अब कहां है? बुढ़िया ने मुझे डरते हुए कहा, बेटा, उसकी तो किसी ने खबर ही नहीं ली। श्रीमती सिंघल ने कहा, वो अपने गांव चली गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी रात मैंने मैडम से कह दिया, मैं अब नहीं आऊंगी। वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है बेटा, जाने से पहले एक बार अंदर आजा, तेरा कुछ सामान रखा है। मैं अंदर गई। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और मुझे एक वीडियो दिखाया। वो वीडियो मेरी थी, जब मैं उनके घर सो गई थी तब की। मैंने देखा और मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरी आंखें खुली थीं, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मुझे कुछ खिलाया था उस रात। अब बताओ कविता, जाओगी या रहोगी? मैं वहीं टूट गई। मैंने सोचा भाग जाऊं, पर वो वीडियो मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। मैंने हार मान ली। उस दिन मैं समझ गई कि ये औरत कोई इंसान नहीं, शैतान है। 2 हफ्ते और बीते। मैं उनके घर जाती, सब कुछ सहती,
पर अंदर ही अंदर मैं बदल रही थी। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैंने एक रात चुपके से उनके घर के पिछले हिस्से में झांका। वहां एक छोटा सा कमरा था जहां मुझे कभी जाने नहीं दिया गया। ताला लगा रहता। उस दिन मैडम बाहर गई थीं। मैंने मौका देखा और कमरे का ताला तोड़ दिया। अंदर अंधेरा था। मैंने मोबाइल की रोशनी जलाई। कमरे में एक पुराना सोफा था। दीवार पर कुछ तस्वीरें टंगी थीं। मैंने करीब से देखा तो मेरी रूह कांप गई। वो तस्वीरें मुझसे पहले आईं। लड़कियों की थीं। रेखा, सीमा, नीलम और कई और। हर तस्वीर के पीछे तारीख लिखी थी और एक तस्वीर पर लिखा था गायब। मैं डर के मारे वहां से भागी, लेकिन जाते ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपना स्कार्फ वहीं छोड़ दिया था। मैं वापस नहीं जा सकती थी। अगले दिन मैडम ने मुझे बुलाया। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन आंखों में जहर। कविता, तुम कमरे में गई थी। मैंने इनकार किया। वो हंसी। मैंने सीसीटीवी देख लिया। अब तुम मेरी कैदी हो। उस रात मैं घर लौटी तो मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया, लेकिन मेरे पिता ने मना किया। बेटा, उनके पति बड़े अफसर हैं, हमारी सुनवाई कौन करेगा? मैं टूट गई। पर अगले दिन जब मैं उनके घर पहुंची तो मैडम का बंगला बंद था। गेट पर ताला, अंदर सन्नाटा। पड़ोसियों से पूछा तो पता चला श्रीमती सिंघल रातों रात गायब हो गईं। घर खाली था, सामान बिखरा था और पिछले कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था। मुझे लगा अब मैं आजाद हूं, लेकिन 2 दिन बाद पुलिस मेरे घर आई। तुम आखिरी हो जो उनसे मिली। तुम पर शक है। पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए थाने बुलाया। मैंने सब कुछ बता दिया, वीडियो, तस्वीरें, लड़कियों के नाम। लेकिन पुलिस वालों के चेहरे पर यकीन नहीं था। एक इंस्पेक्टर ने कहा, तुम ये सब सच बता रही हो या बदनामी कर रही हो? मैं रो पड़ी। तभी थाने में एक बुजुर्ग महिला आई। वो रेखा की मां थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी 2 साल पहले श्रीमती सिंघल के यहां काम करने आई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब दबाव बना। पुलिस ने बंगले की तलाशी ली। पिछले कमरे में जो तस्वीरें थीं वो गायब थीं, लेकिन फर्श के नीचे खुदाई करने पर मिला 3 लाशें, सड़ी गली, पहचान मुश्किल। डीएनए रिपोर्ट आने में महीने लग गए। मामला तूल पकड़ने लगा। श्रीमती सिंघल का पति दिल्ली से लौटा। उसने कहा, मेरी पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी, मैं उसे इलाज के लिए ले गया था। पुलिस ने उसे भी हिरासत में लिया, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब इंस्पेक्टर को श्रीमती सिंघल के मोबाइल में एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली। उसमें वो किसी से कह रही थी, तुम्हारी बदौलत ये सब हुआ, अब मैं अकेले नहीं फंसूंगी। वो आवाज थी उनके पति की। हकीकत सामने आ गई। असली शैतान कोई और नहीं बल्कि वो अफसर पति था जो हर साल नई लड़कियों को घर लाता था और पत्नी को डराकर चुप करा देता था। श्रीमती सिंघल खुद उसकी शिकार थीं और फिर वही दूसरों की शिकारी बन गईं। 3 लाशों की पहचान हुई, रेखा, सीमा और एक अनजान लड़की। मेरी तस्वीर भी उसी कमरे में थी। शायद मैं चौथी होती। अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। मैं आज भी उन तस्वीरों को देखती हूं जो मैंने उस दिन छुपा कर रख ली थी। वो लड़कियां मुझसे रोज पूछती हैं, हमारे साथ इंसाफ हुआ या बस कानूनी कार्रवाई? ये सच है कि मैं बच गई, पर उस बंगले के उस कमरे में मैं अपनी मासूमियत खो बैठी। आज भी अगर कोई मुझसे ब्लाउज का माप लेने को कहे तो मेरे हाथ कांप जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कभी कभी सुई से ज्यादा खतरनाक होता है धागा जो तुम्हें बांधता है। और हां, उस वीडियो का क्या हुआ? पुलिस ने वो मोबाइल जब्त कर लिया, लेकिन उसे देखने वालों की आंखें मैं आज तक नहीं भूल सकती, क्योंकि असली जुर्म सिर्फ करना नहीं बल्कि मिटा देना भी होता है इंसानियत को। अगर आपको यह कहानी सच लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हां, अपने आसपास की उन लड़कियों पर नजर रखें जो अमीर घरों में काम करने जाती हैं, क्योंकि हर ब्लाउज के पीछे कोई बेटी छुपी होती है जो सिर्फ अपने परिवार की लाज सिल रही होती है।